Hello students, welcome to module 4 of our chapter cash flow statement. Myself Madhubala, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya Muradabad. Students, in this module, we will be discussing investing activities in detail. After this video, you shall be able to identify and classify the cash inflows and the cash outflows under investing activities. And also you will be able to calculate net cash flow from investing activities. Investing activities are those activities which are related to long-term assets, and other investments which are not included in cash equivalents. जैसे कि हम पहले भी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को डिटेल में. कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जो हमारे फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, सेल और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल और परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अदर एंटरप्राइजेस और debt instruments of other enterprises which we have invested into, loans and advances which we have given to the third parties, and also their repayments are classified or shown under investing activities. That means those third parties, they have given us money back. Okay, so that will be cash inflow for us. See the format. First of all, we will be writing the cash inflows, which includes proceeds from the sale of tangible or intangible assets, proceeds from the sale of investments, loans and advances, the repayment which we have received from the third parties, any income which we have received from the investments which we have done, rent which is received from the property which is held as investment, शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड्स हम रिसीव कर रहे हैं, डिबेंचर्स की जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां से जो हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, ऑल दीज आर कैश इनफ्लोज. आउटफ्लोज की अगर हम बात करें, पेमेंट फ्रॉम द परचेज ऑफ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट वी हैव डन, देन लोन्स एंड एडवांसेस विच आर गिवन टू थर्ड पार्टीज, तो वो हमारा लोन एंड एडवांसेस कैश आउटफ्लो में आ जाएगा. When we start preparing cash flow from investing activities, हमें फिगर्स चाहिए जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, गेन जितना हुआ है हमारी सेल पे या लॉस हुआ है अगर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पे, और कई बार डेप्रिसिएशन करंट ईयर की फिगर भी मिसिंग रहती है, तो उनको हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो हम दो तरीकों से कर सकते हैं. जब आपको बैलेंस शीट में जो फिगर्स हैं फिक्स्ड एसेट की, उसमें से डेप्रिसिएशन अगर लेस करने के बाद आपको वैल्यू दे रखी है, दैट मीन्स दैट इज रिटन डाउन वैल्यू, एंड इन दैट सिचुएशन हम केवल फिक्स्ड एसेट अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे. इसका मतलब हम डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ही शो करेंगे जो भी हमारा करंट ईयर का है. बट समटाइम्स बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी फिगर आपको अकाउंट दे रखा होता है. तो ऐसे सिचुएशन में उन फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन हमने माइनस नहीं कर रखा है, सो दैट मेथड इज नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. सो अंडर दिस मेथड स्टूडेंट्स हमें दोनों ही अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. सो लेट अस स्टार्ट. रिटन डाउन वैल्यू मेथड का एक जल्दी से एग्जांपल कर लेते हैं. 2019 की आपको फिगर्स दे रखी हैं 8,60,000, दैट मीन्स ओपनिंग, तो हम ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे डेबिट साइड में. 2020 के आपको फिगर्स दे रखी है 9,50,000, क्लोजिंग बैलेंसेस लिख देंगे ऑन द क्रेडिट साइड, बैलेंस कैरी डाउन. फिर आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है फिक्स्ड एसेट पे 40,000, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो 40,000 दैट मीन्स फिक्स्ड एसेट के डेबिट साइड क्रेडिट साइड में लिख देंगे डेप्रिसिएशन 40,000। देन स्टूडेंट्स आपको बोला गया कि हमारी एक एसेट जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 20,000 थी उसको हमने 25,000 में सेल किया है। तो जितने में हम सेल करते हैं उसकी हमारी जर्नल एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड फिक्स्ड एसेट। ओके, तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट अकाउंट में हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक 25,000 में हमने सेल करी है। बट स्टूडेंट्स हमारी जो बुक वैल्यू है वो 20,000 है जैसा क्वेश्चन पे दे रखा है और सेल वैल्यू हमारी 25,000 है। इसका मतलब हमने उसको प्रॉफिट पर बेचा है और कितने प्रॉफिट पर बेचा है 5,000 के प्रॉफिट पे बेचा है और उस प्रॉफिट को हम कहाँ से चार्ज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से में ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और फिक्स्ड एसेट अकाउंट ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट 5,000 हम डेबिट साइड में शो करेंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट में। अब जब हम टोटल देखेंगे तो क्रेडिट साइड का हमारा टोटल आ रहा है 10,15,000 बट डेबिट साइड का टोटल केवल 8,65,000 ही हुआ है। सो 1,50,000 इज द बैलेंसिंग फिगर विच वी विल बी ट्रीटिंग इट एज परचेज। अब जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि इनको कहाँ कहाँ हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करेंगे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दिस इज आवर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल है तो हमारा क्या हो रहा है इनफ्लो। डेप्रिसिएशन हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड हो जाता है। गेन भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम है, हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको भी प्लस किया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और ये परचेज है ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज करते हैं तो हमारा कैश आउटफ्लो होता है तो ये इन्वेस्टिंग में हमारा माइनस हो जाएगा। अगर हमें बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी हो और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से मेंटेन करने के लिए दे रखा हो तो उस टाइम पे हमें कैसे डील करना है, कैसे हम अपनी मिसिंग वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस सी। फिक्स्ड एसेट के आपको बैलेंसेस दे रखे हैं। 2019 का बैलेंस है 3,20,000, इसको ओपनिंग बैलेंस हम लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। नेक्स्ट आपको 2020 में की जो क्लोजिंग फिगर है वो आपका 4,15,000 है तो बैलेंसिंग फिगर बैलेंस सीधे हम लिख देंगे 4,15,000। उसके बाद हमारा है डेप्रिसिएशन माइनस करके आपको दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो ओपनिंग बैलेंस आपका 80,000 है। ये हमारी लायबिलिटी है इसीलिए इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में आएगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने लिख दिया 80,000। क्लोजिंग आपका 1,35,000 है तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे 1,35,000। सबसे पहले हम क्वेश्चन में अकाउंट्स बनाते वक्त बैलेंसेस लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम अब इंफॉर्मेशन देखते हैं आगे क्या बोला गया है। हमने एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट 60,000 थी और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 हो रखा है, उसको हमने 30,000 में सेल किया। तो सबसे पहले सेल वाली फिगर हमें पता ही है कितने में सेल किया तो चलिए सेल की फिगर को सबसे पहले लिख लेते हैं। सेल हमारी जैसे अभी हमने डिस्कस किया सेल की एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में हम शो कर देंगे 30,000। दूसरा हमें यहाँ पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है 15,000 का जो उस एसेट के ऊपर है जो हमने सेल करी है 60,000 की जिसकी कॉस्ट है। तो इस फिगर को हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करना रहेगा टू द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो जैसा हमने लास्ट ईयर क्लास 11th में भी डिस्कस किया है ये, तो यहाँ पे आप डेबिट साइड में शो करेंगे 15,000, डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे टू मशीनरी अकाउंट। तो यहां से ये ट्रांसफर होके हमारे एसेट अकाउंट में आ जाएगा 15,000। अब आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का जब आप बैलेंस करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,50,000 बट क्रेडिट साइड का टोटल
80,000 ही है, तो 70,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर बचा। इस बैलेंसिंग फिगर को हम बोलेंगे करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ठीक है। और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश आइटम में जाके प्लस हो जाएगा। ओके, अब बात आती है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ उस एसेट के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी सेल वैल्यू 30,000 है और अगर हमारी बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो उसकी कॉस्ट 60,000 थी और उस पर हमने डेप्रिसिएशन 15,000 ऑलरेडी लगा रखा है। तो 60 में से 15 गया, दैट मीन्स 45,000 हमारी बुक वैल्यू है और हमने बेचा उसको 30,000 में, दैट मीन्स वी आर एट लॉस ऑफ 15,000। तो लॉस हमारा जो है स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट होता है, तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट अपना जब फिक्स्ड एसेट अकाउंट में लिखेंगे तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, दिस इज लॉस। लॉस हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये प्लस हो जाता है। बैंक अकाउंट, दैट मीन्स ये सेल है, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा वहां जाकर। अब जब हम टोटल करेंगे तो आप देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल आपका 4,75,000 आ रहा है, लेकिन हमारे डेबिट साइड का टोटल 3,20,000 ही है। इसका मतलब 1,55,000 हमारा क्या बच गया, बैलेंसिंग फिगर। और इस बैलेंसिंग फिगर को हम परचेज ट्रीट करेंगे और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम शो कर देंगे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड दिस विल बी डिडक्टेड क्योंकि परचेजेस हमारा कैश आउटफ्लो हो जाएगा। तो ऐसे करके हम मिसिंग फिगर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमें सेल और परचेज नहीं पता थी, हमें जो है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं पता था, हमें गेन ऑन सेल ऑफ या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं पता था, तो हम इन अकाउंट्स की हेल्प से पहले ये मिसिंग फिगर्स को कैलकुलेट करेंगे और फिर उनको पुट अप करेंगे इन व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। देखिए इस क्वेश्चन में वेलप्रिंट लिमिटेड हैज गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मशीनरी के बैलेंसेस दे रखे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस दे रखे हैं। दैट मीन्स ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है जिससे हम अपनी मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस टेक दिस इज एज मशीनरी अकाउंट and this is as accumulated depreciation account. First of all, we will be writing down the balances. So machinery balance on 1st of April हमारा है balance brought down 50,000. Balance carried down हमारा credit side में आता है assets का 60,000. Accumulated depreciation हमारी liability है, इसीलिए इसका balance brought down हमारा credit side में जाता है 25,000 and balance carried down will be on the debit side of the liability, so it will be 15,000. During the year a machine costing rupees 25,000 जिसकी cost 25,000 थी और जिसके ऊपर accumulated depreciation 15,000 हुआ है, उसको हमने 13,000 में सेल किया है। तो जो एसेट हम सेल करते हैं उसके ऊपर जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले। सो इन दिस वी विल बी राइटिंग डाउन मशीनरी अकाउंट, हाउ मच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज देयर ऑन इट, 15,000. So 15,000 we will write. Now the total of debit side is 30,000. But credit side total is 25,000 only, so there is one balancing figure that we will be treating it as depreciation, and this is our current year depreciation. It is 5,000. This will be shown in the operating activities as non-cash item, plus कर देंगे हम, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस 15,000 को हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं सबसे पहले, accumulated depreciation account 15,000. अब सी स्टूडेंट्स इन दिस द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 13,000, तो जितने में सेल करी हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगी हमारी सेल
सेल हमारी है 13,000। अब इस पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। 25,000 की हमारी मशीनरी थी, उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया था 15,000। दैट मीन्स 10,000 हमारी बुक वैल्यू है, बट उसको हमने सेल कितने में किया है? 13,000 में। दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ है हमें, और प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000। प्रॉफिट को हम डेबिट साइड में शो करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 3,000। नाउ अब बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे और उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? अपना परचेज। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। अब टोटल कर लेते हैं एक बार। डेबिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 60 प्लस 70 80 88,000, और डेबिट साइड का टोटल हमारा है 53,000। 53 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35,000। सो टोटल विल बी 88,000। फिगर्स को हम अपने फॉर्मेट में लिखकर कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो सबसे ऊपर हम लिख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम investing activities इसमें सबसे पहले हमारी जो फिगर आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो है हमारी सेल ऑफ मशीनरी जो हमने करी थी, बिकॉज दिस इज एन इनफ्लो। जब भी हमारी एसेट सेल होगी तो वो हमारा इनफ्लो ऑफ कैश होगा। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं 18,000, ये हमारा 13,000 हो जाएगा हमारा सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी इज 13,000। नेक्स्ट हमारा जो परचेज का फिगर आया है, परचेज ऑफ मशीनरी विल बी आर कैश आउटफ्लो। तो सबसे पहले हम कैश परचेज ऑफ मशीनरी, कैश आउटफ्लो इज 35,000। और जो बैलेंसिंग फिगर हमारे आए थे वो प्रॉफिट आया था। प्रॉफिट हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में। और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ के लिए हमारे दो ही आइटम्स हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए, तो अब हम इनका टोटल कर देंगे। ये हमारा कैश आउटफ्लो है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। एंड आवर आंसर विल बी -22,000. That means this is cash used in investing activities। क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव आया है, इसीलिए इसका मतलब हमने कैश आउटफ्लोज हमारा ज़्यादा है और इनफ्लोज हमारा कम है। तो ऐसे में कैश यूज्ड इन हम वर्ड लिखते हैं। So this is how you will be calculating all your questions from investing activities under cash flow statement. So in the upcoming video, I shall be discussing financing activities and full-fledged question from cash flow statement. Till then, thank you. Stay home, stay safe.